सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो लास्ट 4 वीडियो में हमने एक्सेल की बेसिक बट बहुत ही ज़रूरी टॉपिक हमने डिस्कस किए। उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर इसको आप पूरा सीखते हो तो आपका काम 30 से 40% ईजी हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा और किसी भी डेटा पे आप काम करोगे तो आप उसके ऊपर 40% एफर्ट कम लगा सकोगे, क्योंकि इस फंक्शन को सीखने के बाद में आपको ऑटोमेशन की जो प्रक्रिया होती है एक्सेल में उसकी पूरी नॉलेज आ चुकी होगी। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है फिल फंक्शन इन एक्सेल। फिल फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं एक्सेल में और ये कैसे काम करता है, उसी के ऊपर अपना ये वीडियो है। ठीक है, सबसे पहले तो अपन जानते हैं कि फिल होता क्या है। अगर फिल की मैं हिंदी में मीनिंग बोलूं तो उसका मतलब होता है भरना। अब एक्सेल में अपन क्या भर सकते हैं? एक्सेल में अपन वैल्यू भर सकते हैं, डेटा भर सकते हैं। कहाँ पे भर सकते हैं? सेल में भर सकते हैं। ठीक है, अब एक तो अपन मैनुअली भर सकते हैं डेटा कीबोर्ड से टाइप करके। अगर एक्सेल ने कोई फीचर दिया है, कोई फंक्शन दिया है, कुछ ना कुछ उसमें अलग चीज होगी जिसकी हेल्प से हम ऑटोमेटिकली डेटा फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओपन करते हैं एक्सेल और देखते हैं कि फिल फंक्शन एक्चुअली में होता कहाँ है और फिर 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सेल में। तो एक्सेल में ऑलरेडी मैंने कुछ डेटा प्रिपेयर करके रखा है, तो उसी डेटा पे अपन काम करेंगे और फिल फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि एक्सेल में फिल फंक्शन होता कहाँ है। तो होम सेक्शन के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिल फंक्शन। अगर इसके ऊपर आप कर्सर लेके जाते हो तो आपको एक डेफिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। कंटिन्यू ए सीरीज और पैटर्न इनटू नेबरिंग सेल्स इन एनी डायरेक्शन। इट मीन्स कि एक पैटर्न को, एक सीरीज को आप किसी भी डायरेक्शन में फिल करना चाहते हो तो आप फिल फंक्शन के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, अब दूसरी चीज है कि एक्सेल में फिल कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिकली एक्सेल में फिल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैश फिल, दूसरा होता है ऑटो फिल। ठीक है, अब फ्लैश फिल क्या होता है? फ्लैश फिल काम करता है एक पैटर्न पे। ठीक है, और ऑटो फिल में सिस्टम खुद से नेक्स्ट वैल्यू डिसाइड करता है। जो भी टारगेटेड सेल में हमें वैल्यू लेके आनी है बेस्ड ऑन प्रीवियस वैल्यू, तो वो खुद सिस्टम डिसाइड करता है और नेक्स्ट सेल में खुद से अपने आप एग्जैक्ट वैल्यू भर देगा। ठीक है, अब दोनों को 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं फ्लैश फिल के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी, इसकी समराइज डेफिनेशन जो मैंने बताई, फ्लैश फिल पैटर्न पे काम करता है। अब पैटर्न क्या होता है? जैसे मैं एक ब्लैंक सेल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसमें येलो भर दिया, इसमें रेड भर दिया, है ना। फिर मैंने दोनों में सेम भर दिया, फिर सेम भर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये भरा येलो, तो अब नेक्स्ट सेल में क्या कलर होगा? ठीक है, तो कोई भी बता देगा नेक्स्ट सेल में रेड कलर होगा। क्यों बता देगा? क्योंकि हम यहाँ पे सेल में कलर फिल कर रहे हैं ना, वो एक पैटर्न में कर रहे हैं जो कि अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं पैटर्न, यानी कि जो काम बार बार रिपीट हो उसी को हम पैटर्न बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल मैं लूँ, जब भी आप शर्ट वगैरह खरीदने जाते हो तो कोई चेक वगैरह की शर्ट आप खरीदते हो तो उसमें क्या करता है कि एक तो उसकी लाइन हो गई ग्रे, एक हो गई वाइट, एक हो गई ब्लैक। तो सारी की सारी शर्ट पे उसी पैटर्न में आपको लाइनें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वहां पे उसने एक पैटर्न बनाया उस काम को बार बार रिपीट करके। ठीक है, तो उसी तरीके से अपना जो एक्सेल है वो फिल फंक्शन में काम करता है। एक पैटर्न हम बना के देंगे तो उसी पैटर्न के बेस पे सिस्टम अपने को टारगेटेड सेल में वैल्यू लाके देगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1 टाइप किया। ठीक है, अब मेरा पैटर्न क्या हुआ? मेरा पैटर्न 1 हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे फिल चलाता हूँ तो फिल कैसे चलाते हैं? किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करोगे और उसके राइट साइड में बॉटम में आप जैसे कर्सर को यहाँ लेके जाओगे तो आपको एक प्लस का आइकन दिखेगा। इसको फिल हैंडल भी बोलते हैं। अब आप माउस का लेफ्ट क्लिक करके, होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को और ड्रैग करोगे ना नीचे, तो आपका फिल स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पैटर्न क्या था मेरा? 1। ठीक है, तो अब सिस्टम क्या कर रहा है, उसी पैटर्न के बिहाफ पे नीचे की जितनी भी सेल में फिल करना चाह रहा हूँ तो उनमें सब में पहले पैटर्न के हिसाब से वो वैल्यू भर देगा। अपना पैटर्न 1 था, सब में 1 भर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 टाइप करता हूँ, अब मेरा पैटर्न क्या हुआ? 1 और 2, मीन्स कि दोनों के बीच में 1 का फर्क। ठीक है, अगर मैं इसको फिल करता हूँ, अब ड्रैग करता हूँ नीचे, तो अब सिस्टम क्या करेगा, पिछली और अगली जो वैल्यू होगी ना, जो आने वाली वैल्यू होगी, दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस करेगा, यानी कि पिछली वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। ठीक है, अब मैं जैसे चलाता जाता हूँ तो 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, सो ऑन, ऐसे सिस्टम वैल्यू लेके आता रहेगा। ठीक है,
ये वैल्यू क्यों लेके आया, हमने यहाँ पे पैटर्न दिया कि हर वैल्यू के बाद में एक ऐड हो जाए, जो नेक्स्ट सेल में वैल्यू आएगी उसके अंदर एक बढ़ के आएगा, एक स्टेप आगे की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस तरीके से हमने पैटर्न दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 3 टाइप करता हूँ, अब यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, तो अब मेरा पैटर्न क्या है, एक के बाद में 3, यानी कि 2 वैल्यू आगे की वैल्यू आएगी। ठीक है ना। तो अब मैं जैसे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करेगा, सब में 2 2 का डिफरेंस लेके आएगा। एक के बाद 3 किया, 3 के बाद 5 किया। अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ तो अब सिस्टम क्या करेगा, यानी कि 99 स्टेप आगे जाएगा। ठीक है, तो 100 के बाद में 199 आएगा, उसके बाद में 298 आएगा, उसके बाद में 99 ऐड करके आगे की वैल्यू आएगी, उसके बाद में 99 ऐड करके आगे की वैल्यू आएगी, फिर 99 ऐड कर देगा पिछली वैल्यू में, फिर पिछली वैल्यू में 99 ऐड कर देगा, फिर 99 ऐड कर देगा। इस तरीके से पैटर्न काम करता है फ्लैश फिल में। आई होप कि आपको पैटर्न का समझ में आ गया होगा। जो भी काम बार बार रिपीट हो उसको पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं ताकि और ज्यादा क्लियरिटी आपको आए। अब यहाँ पे मेरे पास 2 अलग अलग टेबल मैंने बना रखी है। पहली टेबल में हम एग्जाम्पल करेंगे फ्लैश फिल का। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जितने भी सेल्समैन हैं उनके सीरियल नंबर डालने हैं। ठीक है, उनका फुल नेम लेके आना है बेस्ड ऑन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, फिर उनकी ईमेल आईडी मुझे लेके आनी है। और ये तीनों जो मेरी रिक्वायरमेंट है ना, मैं ये अचीव करूंगा अपने फ्लैश फिल फंक्शन के जरिए। ठीक है, अब मैं इनको कैसे अचीव करूंगा वो देख लेते हैं। तो आई होप कि पहला वाला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो सीरियल नंबर अपन कैसे लिखें, सीरियल नंबर एक काउंटिंग ही होगी एक तरीके से 1 2 3 4। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, उसका पैटर्न बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 1 1 के बाद 2। तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम समझ जाएगा कि नेक्स्ट वैल्यू पिछली वैल्यू से एक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक एक वैल्यू बढ़ के आ रही है पिछली वाली वैल्यू से। ठीक है, अब मैं इसको पूरी रेंज पे चलाने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे जैसे अपना प्लस का आइकन आता है ना फिल हैंडल, उस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये क्या करेगा, जितनी भी रेंज है ना अपनी, उस पूरी रेंज में फिल कर देगा अपने उसी पैटर्न के हिसाब से। या फिर अपनी टेबल नहीं है, रेंज नहीं है, वो क्या करेगा, साइड वाले कॉलम में जितना डेटा है ना उतने डेटा तक वो फ्लैश फिल चला देगा। ठीक है, तो अपन जैसे क्लिक करेंगे तो जहाँ तक डेटा है, जहाँ तक रेंज अपनी टेबल की, उस पूरी रेंज में इसने फ्लैश फिल कर दिया बेस्ड ऑन आर पैटर्न। ठीक है, इसमें एक चीज ध्यान रखना, बाई चांस अगर जिस सेल में आप फ्लैश फिल चला रहे हो उस सेल में बीच में कहीं पे वैल्यू हुई ना, तो उस वैल्यू से पहले आपके फिल को वो रोक देगा, उस वैल्यू को ओवरराइड नहीं करेगा, उससे पहले रोक देगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज प्रैक्टिकली हो जाएगी ना तो समझ में भी अच्छी आएगी। यहाँ पे मैं 5 लिख लूँ, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो आप। अब जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो सिस्टम क्या करेगा, उस 5 से पहले फ्लैश फिल को अपने को रोक देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी वैल्यू नहीं हो, अदरवाइज वो वैल्यू को ओवरराइड नहीं करेगा। वैसे तो अच्छी चीज है, डबल क्लिक किया सब पे आ गया, अब कोई बीच में वैल्यू नहीं है। तो पहली तो अपनी रिक्वायरमेंट हो गई अचीव, पैटर्न के हिसाब से अपन ने सीक्वेंस नंबर यहाँ पे फिल कर लिए। अब दूसरी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है कि अपन को फुल नेम लेके आना है बेस्ड ऑन फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली मैंने टाइप किया राम सिंह। ठीक है, तो मैंने राम सिंह यहाँ पे टाइप कर दिया मैनुअली। ठीक है, अगर मैं अब फिल हैंडल को पकड़ के नीचे करता हूँ ना तो कुछ नहीं कर रहा है, ये केवल कॉपी कर रहा है सेल को, पहली सेल में जो वैल्यू थी ना वो सारी सेल में यहाँ पे लेके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना फिल हैंडल है ना वो अलग तरीके से काम करता है। अगर आपकी सेल में वैल्यू होगी और वैल्यू का पैटर्न आपने बना के रखा है तो उस पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक है, बट अगर आपकी सेल में टेक्स्ट है तो आपको फिल हैंडल फ्लैश फिल चला के नहीं देगा, वो केवल पहली वाली सेल को कॉपी करेगा और जितने भी सेल में आप फिल चला रहे हो वही डेटा फिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट वाले केस में हम फ्लैश फिल चलाने के लिए क्या करेंगे, तो उसके 3 तरीके हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जहाँ तक मुझे फ्लैश फिल चलाना वहाँ तक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ तक चला, आप पूरी सेल भी सिलेक्ट कर सकते हो, मुझे यहाँ तक चलाना है तो मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्लैश फिल टेक्स्ट में चलाने के 3 तरीके हैं। एक तो मैं यहाँ जाऊँगा फिल में और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्लैश फिल का ऑप्शन, तो यहाँ से चला दूंगा। ठीक है, दूसरा तरीका यहीं पे है, फ्लैश फिल पे जैसे मैं गया तो साइड में आपको दिख रहा होगा फ्लैश फिल कंट्रोल ई, यानी कि जैसे कंट्रोल ई करोगे आप तो वो नीचे वाली जितनी भी टारगेटेड सेल है ना, जितनी भी सेलेक्टेड सेल है, सब में वो वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, और तीसरा क्या तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे इसको फिल हैंडल को नीचे लेके आता हूँ तो साइड में एक आइकन आता है, इसको बोलते हैं ऑटो फिल ऑप्शंस। ठीक है, अब जैसे मैं इसके इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे डेट होगी तो आपको और ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। कॉपी सेल्स में क्या कर रहा है, करंटली ये कॉपी सेल्स ही कर रहा है, जो कि मैंने बताया भी था। ये केवल जो पहली वैल्यू है ना, उसी वैल्यू को कॉपी करके नीचे की सेल में, जितने भी सेल में अपन ने फिल चलाया ना, सब में वही वैल्यू लेके आ रहा है। ठीक है, फिल फॉर्मेटिंग में क्या करेगा, केवल फॉर्मेट भरेगा। जो भी सिलेक्टेड सेल होंगी, टारगेट सेल होंगी, उन सब में फॉर्मेट ही कॉपी करेगा, जो भी अपनी बेस सेल में फॉर्मेट है। ठीक है, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग क्या करेगा, अपनी बेस सेल में चाहे फॉर्मेटिंग हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल वैल्यू लेके आएगा, डेटा लेके आएगा, कोई फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं करेगा। ठीक है, और फ्लैश फिल में क्या करेगा, जो अपने को रिक्वायरमेंट है वो पैटर्न को फॉलो करेगा और नीचे वाली जितनी भी सिलेक्टेड सेल है सब में फिल कर देगा उसी पैटर्न के हिसाब से। तो अपन फ्लैश फिल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको फिल फॉर्मेटिंग ओनली और फिल विदाउट फॉर्मेटिंग ये भी चला के दिखा देता हूँ, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आएगी, तो फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए यहाँ पे कलर भर लेता हूँ। जैसे येलो भर लिया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं जैसे इसको ड्रैग करूंगा ना नीचे, तो इस सब में सेम फॉर्मेटिंग के साथ में वैल्यू को कॉपी कर लेगा। अब यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगा और फिल फॉर्मेटिंग ओनली पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये देख सकते हो यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सेम जो भी वैल्यू है ना, उसी को वो कॉपी करके नीचे लेके आ गया। ठीक है, ना तो अपन ने सिस्टम को बताया फॉर्मेट चेंज करने को, ना अपन ने बताया वैल्यू चेंज करने को, ना अपन ने ये बताया कि मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से सिस्टम यहाँ पे सारी सेल को एज इट इज कॉपी करके लेके आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके फिल विदाउट फॉर्मेटिंग करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो कलर हट गया और टेक्स्ट है जो नॉर्मल हो गया, यानी कि बोल्ड उसका हट गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों फंक्शन यहाँ पे काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट अपने काम का आता है फ्लैश फिल। अब ये क्या करता है, ये पैटर्न को फॉलो करता है, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी। तो इसको जैसे मैंने क्लिक किया, सॉरी ये अपन चला चुके एक बार, तो मेक श्योर कि अगली बार आप चलाओ तो इसको डिलीट कर लो और दोबारा से फिर जितनी भी सेल में आपको चलाना उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो या तो मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा, दोबारा से ड्रैग करूँगा और अब जाके यहाँ पे फ्लैश फिल करूँगा, तो सब में पहले वाले पैटर्न के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर ये नहीं करना चाह रहे तो आप सिंपली वैल्यू सेलेक्ट करो। मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, अब जहाँ तक वैल्यू होगी वहाँ तक फिल हो जाएगा, और सिंपली मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की प्रेस किया Ctrl+E, तो आप देख सकते हो कि सब में सेम पैटर्न फॉलो हो गया जो अपन ने राम सिंह में फॉलो किया था। ठीक है, तो दूसरी रिक्वायरमेंट भी हमने अचीव कर ली एक पैटर्न के बेस पे। ठीक है, हमने पैटर्न क्या बनाया, पहले में राम और सिंह का एक पैटर्न बनाया, तो सिस्टम को समझ आ गया मुझे फर्स्ट और लास्ट नेम को जोड़ना है एक स्पेस के साथ में। ठीक है, तो उसने सेम चीज़ को फॉलो किया और जितने में मैंने फ्लैश फिल चलाया सब में वो का वो पैटर्न फॉलो कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो है ईमेल आईडी लेके आने की। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी ईमेल आईडी कैसे बनाते हैं, जैसे राम सिंह की मैं बनाना चाह रहा हूँ, तो राम सिंह की कैसे बनाते हैं, ram.singh@xyz.com। ठीक है, इस तरीके से वो ईमेल आईडी बनाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिस्टम को एक पैटर्न समझाता हूँ, ram.singh@xyz.com। अगर आप इसको पकड़ के नीचे खींचोगे तो क्या करेगा, ये कॉपी सेल्स करेगा, फ्लैश फिल नहीं चलाएगा। तो सेम ट्रिक अपन यहाँ पे फॉलो करते हैं जो अपन ने फुल नेम वाले में की थी। सेलेक्ट कर लो जितनी भी सेल में आपको करना है और Ctrl+E दबा दो, एंड नाउ यू कैन सी द मैजिक। सब में वही पैटर्न फॉलो कर दिया जो अपन ने राम सिंह वाला सिस्टम को समझाया था, ram.singh@xyz.com। नेक्स्ट में कर दिया इवन jigomalas@xyz.com। ठीक है, तो हमने जो पैटर्न समझाया ना, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को मिला दिया और लास्ट में @xyz.com मिला दिया। ठीक है, उस पैटर्न के हिसाब से सिस्टम ने सब में वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे राम सिंह दो जगह है, अब अपन को क्या पता कि फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को जोड़ा है या फिर फुल नेम को इसने जोड़ के xyz.com लगा दिया। ठीक है, वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फुल नेम को डिलीट कर रहा हूँ और इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ram.singh@xyz.com। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सारों को और Ctrl+E दबाता हूँ, तो देखते हैं कि अब वो फॉलो होती है या नहीं। देखो फुल नेम से कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसको, जो भी आपका डेटा होगा ना, जहाँ से वो पिक कर रहा होगा पहले सेल में, यानी कि ram.singh हमने कहाँ से पिक कराया, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से। ठीक है, तो अगर फुल नेम होगा तो फुल नेम से पिक कर लेगा, अगर फुल नेम ना भी होगा तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम से पिक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है। मैं अंडो करता हूँ, अंडो मीन्स की पिछला काम मेरे को वापस लेके आना है, तो मैं Ctrl+Z कर दूंगा। तो अभी ये कितना पावरफुल है उसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। ठीक है, अब सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 2 टाइप किया। ठीक है,
अब एक्सेल में फ्लैश फिल आप किधर भी चला सकते हो, ऊपर भी चला सकते हो, नीचे भी चला सकते हो, दाएं भी चला सकते हो, बाएं भी चला सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने दोनों को सेलेक्ट किया, नीचे चलाऊंगा तो क्या कर रहा है सिस्टम, आगे की वैल्यू लेके आ रहा है, मीन्स की पैटर्न के हिसाब से आगे की वैल्यू लेके आएगा। 1 2 3, 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 आ गया। अगर मैं पीछे लेके जाऊंगा तो ये नेगेटिव में लेके आएगा, मीन्स कि ये माइनस कर रहा है क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से सिस्टम समझ जाता है अपने डायरेक्शन को देख के, और उस हिसाब से वो अपना डायरेक्शन चेंज करता है, अपनी जो वैल्यू होती है वैल्यू को चेंज कर लेता है, ठीक है। अगर मुझे ये सेम चीज़ रो में चलानी है तो मैं क्या करूँगा, 2 कॉलम में वैल्यू लिखूँगा। 1 और 2 लिखा मैंने, दोनों को सेलेक्ट किया। अब इस साइड जाऊँगा तो वैल्यू बढ़ती हुई जाएगी, इस साइड जाऊँगा तो वैल्यू घटती हुई जाएगी, क्योंकि आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी, पीछे जाएंगे तो वैल्यू घटेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फ्लैश फिल अपनी काम करती है। अगर आप कॉलम में फ्लैश फिल चला रहे हो तो नीचे की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में आएगी, अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो वैल्यू घटते हुए क्रम में आएगी आपके पैटर्न के हिसाब से। अगर आप रो में चलाते हो, अगर आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में जाएगी, यानी कि बढ़ती हुई जाएगी पैटर्न के हिसाब से। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे तो वैल्यू घटती हुई जाएगी, यानी कि रो कॉलम में जो अपना डिक्रीजिंग साइड है वो लेफ्ट हैंड होगा और इंक्रीजिंग साइड होगा राइट हैंड। और वैसे ही अगर कॉलम में हमारा इंक्रीजिंग साइड होगा वो होगा डाउन, और जो अपना डिक्रीजिंग साइड होगा वो होगा अप। तो इस तरीके से आप फ्लैश फिल को यूज कर सकते हो जिस भी डायरेक्शन में आप जाओगे, और जिस भी कॉलम या रो में जैसे भी आप पैटर्न चलाना चाहोगे तो उस हिसाब से वो वैल्यू को पॉजिटिव नेगेटिव कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फ्लैश फिल को यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज और करके देखते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे AFGH23 अब मुझे क्या करना है, मुझे इनमें से केवल टेक्स्ट निकालने हैं या फिर वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पहले मैं टेक्स्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको। सेम वैल्यू टाइप कर दूंगा यहाँ पे 2 3 5 6 8, जितनी भी सेल में मेरे को चलाना है टारगेटेड सेल को मैं सिलेक्ट कर लूँगा और कंट्रोल E दबा दूँगा। सॉरी, मैंने ये वाली सेल सेलेक्ट नहीं की। तो मेक श्योर कि आप पैटर्न वाली सेल को सिलेक्ट करें, अदरवाइज फिल फंक्शन वर्क नहीं करेगा। कंट्रोल E किया तो यू कैन सी इसने केवल जो भी वैल्यू थी ना वो वैल्यू यहाँ पे पिक कर ली और टेक्स्ट को छोड़ दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं टेक्स्ट निकालना चाहूँ तो AFGHNN ये मेरा टेक्स्ट है पहली वाली सेल में। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ जितनी भी सेल में मुझे चलाना है और कंट्रोल E कर दिया, आप देख सकते हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि फ्लैश फिल कितना स्ट्रॉन्ग फंक्शन है, कितना एक्यूरेट फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी यूज से आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जो कि अपन आगे आने वाले वीडियोस में देखते रहेंगे। जैसे जैसे हम यूज करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, तो कंडीशन के हिसाब से फ्लैश फिल को, ऑटो फिल को यूज करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये तो हो गया अपना फ्लैश फिल, ठीक है। अब दूसरा अपना आता है ऑटो फिल। ऑटो फिल का मैंने बताया था कि ऑटो फिल में सिस्टम खुद से डिसाइड करता है नेक्स्ट वैल्यू। इसमें कोई पैटर्न वगैरह का सिस्टम वेट नहीं करता, वो खुद से डिसाइड कर लेता है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम कैसे डिसाइड करता है, सिस्टम डिसाइड करता है कुछ यूनिवर्सल चीजों के बारे में, ठीक है। जैसे मैं डेट यहाँ पे लिखूँ 1 जुलाई, या फिर आज की डेट लिख दूं 30 जुलाई, तो सबको पता है कल कितनी डेट होगी और बीते हुए कल की क्या डेट होगी या यस्टरडे की क्या डेट थी, तो कोई बता देगा। सेम वैसे इस सिस्टम में भी प्रोग्रामिंग की हुई है कि अगर आपसे कोई डेट पूछे तो आप क्या करना, जो भी डेट उसने डाली है ना वहाँ पे, तो उससे आगे की डेट लेके आना, या पीछे की मांगे तो पीछे की ये डेट होगी, आगे की ये डेट होगी। तो उसने क्या किया, पूरी प्रोग्रामिंग सेट कर दी, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल चीज है, सबको पता है कि 30 जुलाई के बाद 31 जुलाई आएगी, या फिर ऐसे बोले 30 जुलाई के पहले 29 जुलाई आई थी। तो इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, तो वैसी चीजें सिस्टम ऑटो फिल कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए डेट की बात करी हमने, वैसे ही डे में वो सेम केस होगा। तो 7 दिन होते हैं, तो हर कहीं 7 ही दिन होते हैं, ठीक है। तो सिस्टम में भी 7 ही दिन है। तो अगर हम कोई एक डे डालेंगे और नीचे लेके जाएंगे फिल करने, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे दिखा देगा, पीछे लेके जाएंगे तो प्रीवियस डे दिखा देगा। तो इस हिसाब से सिस्टम ऑटो फिल करता है खुद से डिसाइड करके, ठीक है। अब ऑटो फिल को देख लेते हैं अपन कैसे काम करेगा। वैसे मैंने मोस्टली तो बता दिया। अब यहाँ पे मैं डेट भरता हूँ, ठीक है। मुझे एक मंथ की डेट भरनी है, तो मैंने यहाँ क्या किया, जैसे मैं जुलाई की भर रहा हूँ, 1 जुलाई 2022, ठीक है। सॉरी, ये डेट के पैटर्न में नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग डेट डाल देता हूँ, ठीक है। 1 जुलाई 2022 मैंने एक डेट लिखी, ठीक है। अगर मैं इसको हैंडल को पकड़ के नीचे लेके आऊँगा तो देखो सब में ये ऑटोमेटिकली डेट फिल कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कि नेक्स्ट वैल्यू क्या आने वाली है। उस हिसाब से सिस्टम ऑटो डिसाइड कर लेता है कि मुझे नेक्स्ट सेल में क्या वैल्यू लेके आनी है। अगर मैं पीछे जाऊंगा तो देखो 30 जून लेके आ गया, ऊपर वाले कॉलम में जाऊंगा तो 29 लेके आ जाएगा, उससे ऊपर जाऊंगा 28 लेके आ जाएगा। तो इस तरीके से सिस्टम काम करता है, ठीक है।
मैं कंट्रोल Z करके अंडू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं डे लिखना चाह रहा हूँ, तो सपोज करो 1 जुलाई का मेरा मंडे था, ठीक है। अब जैसे मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये अपने आप वैल्यू भर देगा डे के हिसाब से। मंडे के बाद ट्यूसडे होगा, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, इस हिसाब से वो वैल्यू भर देगा, ठीक है। हमें कोई पैटर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम सिंपली यहाँ पे एक डे टाइप किया, उस डे के हिसाब से वो आगे की सेल में ऑटोमेटिकली वैल्यू उसने फिल कर दी। अगर मैं पीछे जाऊँगा तो ये प्रीवियस डे दिखाएगा, मंडे से पहले संडे था, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑटोफिल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लैश फिल में अपन पैटर्न फॉलो करते थे और यहाँ पे ऑटोफिल में सिस्टम खुद डिसाइड करता है, ठीक है। तो इन दोनों के दो अलग अलग यूज़ हो गए, ठीक है। तो ये दो अपन ने समझ लिए। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेवेन्यू अभी मैं नहीं भर रहा इनमें, क्योंकि अपन को फिल समझना है केवल, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस फिल वाले को अपन एक्सप्लोर करते हैं। इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने फिल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, इनका वो यूज है जो कि अपन ने अभी किया था। नीचे लेके गए तो आगे की डेट आई, ऊपर लेके गए तो पीछे की डेट आई। वैसे ही अगर अपन रो में चलाते हैं तो रो में इस साइड जाएंगे तो आगे की डेट आएगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो पीछे की डेट आएगी। तो इन चारों का भी सेम यूज है, ठीक है। तो इनको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम केस है। अगला है अक्रॉस वर्कशीट, ये यहाँ पे ग्रेड आउट आ रहा है, ठीक है। तो ये इनेबल कब होगा, किस कंडीशन में होगा, वो देख लेंगे अपन अभी इसी वीडियो में। नेक्स्ट है सीरीज, तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सीरीज पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे 3 सेक्शन में चीज़ों को डिवाइड किया है इसने, ठीक है। पहला है सीरीज इन, दूसरा है टाइप, तीसरा है डेट यूनिट। तो ये वाला केवल इस केस में इनेबल होगा अगर आपने डेट को यहाँ पे सेलेक्ट किया ना, तब ये इनेबल होगा। अगर लाइनर पे हो, ग्रोथ पे हो, ऑटोफिल पे हो तो ये ग्रेड आउट रहेगा, ठीक है। तो सीरीज इनका मतलब क्या हुआ कि आप रो में फिल करना चाह रहे हो या फिर कॉलम में। तो रो एंड कॉलम का आपको पता ही है। तो रो तो मेरा ये हो गया, जैसे 8 मेरा पूरा रो हो गया, 9 रो हो गया। जो भी नंबर सीरीज में है ना वो सारी रो है, और जो भी अल्फाबेटिक सीरीज में है वो सारी अपनी कॉलम हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टाइप। तो टाइप में यहाँ पे 4 टाइप दिए हुए हैं। लाइनर का मतलब आप प्लस समझ लो, ठीक है। ग्रोथ का मतलब आप गुणा समझ लो, ठीक है। डेट का मतलब डेट हो ही जाएगा। तो यहाँ पे ऑटोफिल भी है और फ्लैश फिल भी है, यानी कि पैटर्न के केस में भी काम करेगा और खुद से डिसाइड भी कर लेगा वैल्यू, ठीक है। तो अब 1 बाय 1 इनको देखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं अपने कॉलम में ही लगा रहा हूँ। तो मैं कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम जो भी होगा सिस्टम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अगर अपन ने एक सेल पे सिलेक्शन बनाया हुआ है तो सीरीज में सिस्टम ऑटोमेटिकली रोज को सेलेक्ट करेगा। अगर एक से ज़्यादा सेल को सेलेक्ट कर रखा है तो कॉलम को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कर रखा है। अब मैं फिल में जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ, तो अभी ये कॉलम पे आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑटोमेशन काम करता है सीरीज इनका, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कॉलम में वैल्यू भरनी है, ठीक है। कैसे भरनी है, जैसे अपन ने फर्स्ट में एग्जांपल किया था ना, एक वैल्यू आगे की लेके आए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक क्लिक में सारी की सारी सेल में वैल्यू भर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं लाइनर को समझता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी स्टेप वैल्यू डालोगे ना आप, वो उतनी स्टेप वैल्यू आगे जंप करेगा, ठीक है। जैसे अपन ने यहाँ पे पैटर्न दे रखा है 1 और 2। इसको चलाने से पहले मेक श्योर कि आपको जितने में फिल चलाना ना उतनी रो या कॉलम सेलेक्ट कर ले। तो लीनियर को समझने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सीरियल नंबर वाली सेल को ब्लैंक कर लेते हैं एक बार। तो मैंने ब्लैंक किया, यहाँ पे केवल मैं 1 लिख के रखता हूँ। एंड मेक श्योर कि आपको जितनी रो में जितने कॉलम में फिल चलाना है उतनों को सेलेक्ट कर लें पहले। तो मुझे सारों में चलाना है, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए सारों को, ठीक है। अब मैं फिल में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं फिल में गया, सीरीज पे गया, ठीक है। मैं इसमें जितनी भी वैल्यू दूंगा ना वो नेक्स्ट जो भी सेल होगी उसमें उतना जंप करेगा। सपोज करो मैंने 1 वैल्यू दी, यहाँ पे 1 स्टेप वैल्यू दी, तो अब सिस्टम क्या करेगा, 1 के बाद 2 लेके आएगा, 2 के बाद 3 लेके आएगा। सेम वैसे फॉलो करेगा जैसे अपन ने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था फ्लैश फिल वाले केस में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 डालता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबके बीच में 1-1 का अंतर कर दिया इसने, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू में 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे सीरीज में गया और यहाँ पे अगर मैं 2 टाइप कर दूं और ओके करूं तो देखो 2-2 का अंतर कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से इस फंक्शन के जरिए हम एक क्लिक में बहुत सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं बेस्ड ऑन पैटर्न। तो यहाँ पे हम इस टैब में जाके खुद से पैटर्न बना सकते हैं कि नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। मैंने सारी वैल्यू हटा दी यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे 1 टाइप करके रख लो, ठीक है। मैंने 1 के ऊपर सिलेक्शन बनाया, फिल में गया, सीरीज में गया और मेक श्योर कि आप रो एंड कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर ले। तो मैं अभी कॉलम में भर रहा हूँ,
तो कॉलम मैंने सेलेक्ट किया। मैं यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 रख रहा हूँ कि हर वैल्यू की हर सेल में एक नंबर बढ़ के आए, और मैं 1000 वैल्यू तक इसको रखना चाह रहा हूँ, यानी कि 1000 से आगे ये नहीं जाए, 1000 पे स्टॉप हो जाए। तो मैंने 1000 पे किया, ओके किया। तो अब इसने क्या किया, 1000 तक वैल्यू पुट की, ठीक है, 1000 नंबर तक। अगर मैं इनको हटा देता हूँ दोबारा, अगर मैं दोबारा सीरीज में गया, फिल सीरीज, ठीक है, और यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे स्टेप वैल्यू 2 डाल दूंगा और अब मैं 1000 टाइप करूँगा, ठीक है। तो ये हर में 2 का अंतर लेके आया और 999 तक इसने उसको लिमिट कर दिया, क्योंकि अगर नेक्स्ट नंबर ये देता तो 1001 होता, ठीक है, जो कि अपना जो कंडीशन अपन ने दी थी उसका वायलेशन हो जाता। तो इस तरीके से हम सीरीज फंक्शन का यूज कर सकते हैं लीनियर के केस में, ठीक है। वहाँ पे अपन मैनुअली उसको ड्रैग डाउन कर रहे थे, या फिर डबल क्लिक करके, या फिर शॉर्टकट की से कर रहे थे। यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आपको पुट करनी है वो आप एक क्लिक में यहाँ से कर सकते हो इजीली, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं ग्रोथ पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हटा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना लेता हूँ। तो ग्रोथ का मैंने क्या बताया था कि ये गुणा करता है, यानी कि मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। अब मैं जैसे फिल पे गया, सीरीज पे गया, यहाँ पे मैंने ग्रोथ सेलेक्ट किया। मेक श्योर कि यहाँ पे सेलेक्ट करके रखें, रो या कॉलम जो भी हो, वैसे सिस्टम पिक कर लेगा आपके सिलेक्शन के हिसाब से, बट मेक श्योर कि आप सही सेलेक्ट करें, अदरवाइज अलग डायरेक्शन में चला जाएगा डेटा। तो अब मैं ग्रोथ का यूज कर रहा हूँ। ग्रोथ क्या करता है, गुणा करता है पिछली वाली सेल वैल्यू से। पहले मैं 1 को करके देखता हूँ, क्लिक ओके, तो सब में 1 लेके आया, क्योंकि 1 से गुणा करोगे तो 1 ही आएगा। अब 1 से गुणा 1 को किया तो 1 आया। नेक्स्ट सेल में भी 1 को 1 से गुणा किया, फिर नेक्स्ट में 1 आ गया, ठीक है। तो 1 को अगर 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो 1 से गुणा करते हुए जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन करते हैं सीरीज में जाके दोबारा 2 नंबर से करके देखते हैं, यानी कि 2 स्टेप वैल्यू डाल के देखते हैं। तो सीरीज में गया, ग्रोथ मैंने सेलेक्ट किया और 2 यहाँ पे टाइप किया, ओके किया। अब इसने क्या किया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 आ गया। अब 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया। 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 2 से किया 16, सो ऑन, यानी कि पिछली सेल को 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, और पूरी सेल को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा सीरीज में आ गया, मैंने ग्रोथ सेलेक्ट किया और यहाँ पे 4 से इसको गुणा करना चाह रहा हूँ, जो भी मेरी नेक्स्ट वैल्यू है, ओके किया। अब क्या किया इसने, 2 को 4 से गुणा किया 8 आ गया, 8 को 4 से गुणा किया 32 आ गया। तो ऐसे नेक्स्ट सेल में वैल्यू लेके आता गया, पिछली सेल को 4 से गुणा करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्रोथ का यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला अपन देखते हैं डेट। अब जैसे मैंने डेट को इनेबल किया तो यहाँ पे डेट यूनिट सेक्शन ऑटोमेटिकली इनेबल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट आ रहे हैं, डे, वीक डे, मंथ, ईयर। तो इनको अपन डिटेल में समझते हैं। तो डे तो क्या होता है, डे तो अपने 7 दिन होते हैं, सबको पता है हफ्ते में। वीक डे क्या होता है, वीक डे होते हैं 5, ठीक है, यानी कि सैटरडे और संडे को छोड़ के सारे वीक डे हैं। सैटरडे और संडे हो गए अपना वीकेंड, ठीक है। मंथ क्या होता है, मंथ 12 होते हैं। ईयर जो अपना चल रहा है अभी 2022, नेक्स्ट आएगा 2023, उससे पिछला था 2021, ठीक है। तो ये अपने ईयर हो गए, ठीक है। अब इसका अपन यूज कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने डेट टाइप की 1 जुलाई 2022, ठीक है। अब मैंने यहाँ तक सिलेक्शन बना लिया, ठीक है। अब मैं फिल में जाता हूँ, सीरीज में जाता हूँ, डेट में मैं क्या करता हूँ, डे लेता हूँ। तो इसने क्या किया, एक एक दिन आगे का भर के लेके आ गया। वो सेम चीज़ फॉलो की जो अपन ने नंबर में किया था ना, सेम यहाँ पे डेट के केस में भी उसने वही कर दी, ठीक है। अगर मैं दोबारा से जाऊँ, सीरीज में जाऊँ और डेट पे या करके वीक डे पे क्लिक करूँ और ओके करूँ, तो अब इसने क्या किया, जैसे कि अगर आप डेट देखोगे ना, जुलाई मंथ में देख रहा हूँ, तो जुलाई में 1 अपना क्या है, फ्राइडे यानी कि वीक डे है, और 4 क्या है अपना, मंडे, यानी कि इसने 2 और 3 को ओवरलैप कर दिया, क्योंकि अपन ने जो फंक्शन दबाया था वो था वीकडे का, तो ये केवल वीकडे लेके आया। इसने जो भी वीकेंड के दिन थे वो इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपन वीकडे का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है अपना मंथ। यहाँ पे मैंने मंथ पे क्लिक किया और यहाँ पे 2 टाइप किया। तो अब सिस्टम क्या करेगा, अब जैसे मैंने 1 जुलाई डाला था पहले वाले उसमें, तो अब ये क्या करेगा, 1 मंथ बाद की डेट लेके आएगा नेक्स्ट, यानी कि 1 जुलाई के बाद में 1 अगस्त और 1 अगस्त के बाद में 1 सितंबर। तो 1 सितंबर नेक्स्ट डेट होगी अपनी। तो देख सकते हो 1 जुलाई के बाद में 1 सितंबर, फिर अक्टूबर को इसने छोड़ दिया, नवंबर लेके आया, सो ऑन, यानी कि एक मंथ बीच में छोड़ दिया। जो करंट डेट है उससे नेक्स्ट 2 महीने बाद की जो डेट है ना, वो डेट यहाँ पे लेके आया। सेम जैसे मैं अगर यहाँ पे 3 महीने करूंगा तो 3 महीने आगे की डेट लेके आएगा। तो सपोज करो मेरे को 12 महीने आगे की डेट लेके आनी है, तो मैं यहाँ पे 12 टाइप करूंगा और ओके कर दिया। तो इसने क्या किया,
12-12 महीने आगे की डेट लेके आया। तो ये हो गया अपना मंथ वाला। तो डेट के केस में केवल स्टेप वैल्यू यहाँ पे काम करेगी, स्टॉप वैल्यू का आपका कोई यूज नहीं है डेट के केस में, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना ईयर। अब ईयर क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अपन ने डे को यूज किया, मंथ को यूज किया, तो ईयर का अपन को अंदाजा लग ही गया होगा कि ईयर में, कि अगर मैं ईयर को सिलेक्ट करके यहाँ पे 1 डालूंगा तो क्या आएगा, 2 डालूंगा तो क्या आएगा, देख लेते हैं। तो डाला, ओके किया, तो क्या किया इसने, 2-2 साल का गैप क्रिएट कर दिया पिछली डेट से अगली डेट के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से अपना डेट वाला फंक्शन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है अपना ऑटोफिल। तो ऑटोफिल का सेम वही सीन है। ये क्या करेगा, सेम अपन ने जो यहाँ पे किया था डेट वाले केस में, मैंने 1 जुलाई यहाँ पे टाइप किया और मैंने इसको ड्रैग किया, तो इसने क्या किया, नेक्स्ट डेट पकड़ ली, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने पैटर्न लगाया था 1 और 2 का, और इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने ऐसे ड्रैग किया, तो इसने क्या किया, इसने पैटर्न को फॉलो किया। तो यहाँ पे जो ऑटोफिल का ऑप्शन है ना सीरीज में ऑटोफिल का, तो ये दोनों केस में काम आएगा, फ्लैश फिल के केस में भी और ऑटोफिल के केस में भी। करके देख लेते हैं एग्जांपल। 1 जुलाई 2022 मैंने किया, सेलेक्ट किया जितने भी टारगेटेड सेल है, फिल में गया, सीरीज में गया, ऑटो फिल पे क्लिक किया, ओके किया, देखो सब में लेके आ गया, ठीक है। वैसे मैं पैटर्न पे चलाना चाह रहा हूँ, तो मैंने टारगेटेड सेल सेलेक्ट की, फिल में गया, सीरीज में गया और यहाँ पे ऑटो फिल पे क्लिक कर दिया, तो पैटर्न फॉलो कर दिया। तो यहाँ पे एक फ्लैश फिल का भी काम करता है, ऑटो फिल का भी काम करता है, ठीक है। तो इतना सा इसका लॉजिक है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो अपना आता है वो है जस्टिफाई, ठीक है। तो जस्टिफाई क्या करता है वो अपन देख लेते हैं। उसके लिए मैं एक ब्लैंक सेल लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना नाम टाइप कर लेता हूँ, गोविंद सिंह, ठीक है। इसमें मैं लिख लेता हूँ और कोई नाम, राम सिंह, ठीक है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। अब दोनों को सेलेक्ट कर लिया मैंने, एक को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, दोनों को भी कर सकता हूँ। तो मैं एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले, फिल पे गया, जस्टिफाई किया, ओके किया। अब इसने क्या किया, जो भी मेरा टेक्स्ट दबा हुआ था ना दूसरी सेल पे, उसको नीचे वाली दूसरी सेल में इसने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। सपोज करो मेरे को दोबारा इसको वहीं पे लेके आना, तो मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Z तो कर सकते हो, तो अंडो का ऑप्शन हो गया। सपोज करो आपके पास डेटा इसी फॉर्मेट में हो, अगर आपको फर्स्ट नेम फर्स्ट रो में हो और लास्ट नेम सेकंड रो में हो, तो उन दोनों को मर्ज कैसे करेंगे अपन, वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आप ये मेक श्योर कर ले कि आपकी जो कॉलम है उसकी विड्थ इतनी हो कि वो नाम पूरा आ जाए, अदरवाइज जस्टिफाई फंक्शन रन नहीं करेगा, ठीक है। मैंने इतना बड़ा कर लिया कि मेरा नाम आराम से इस वाली सेल में आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने दोनों को सिलेक्ट कर रखा है, फिल में गया, जस्टिफाई में गया, तो इसने क्या किया, नीचे वाले कॉलम जो भी टेक्स्ट था उसको फर्स्ट वाली सेल में लेके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जस्टिफाई का यूज हम कर सकते हैं। ये नंबर पे काम नहीं करता, ये केवल टेक्स्ट पे काम करता है। अगर मैं नंबर पे ले जाके और जस्टिफाई करूँगा तो देखो, कैन नॉट जस्टिफाई सेल्स कंटेनिंग नंबर्स और फॉर्मूलाज, नंबर और फॉर्मूला पे ये काम नहीं कर सकता, ठीक है। और मैंने आगे नाम लिख दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जस्टिफाई चलाता हूँ तो क्या करेगा सिस्टम, 3 लाइन बना देगा, क्योंकि हर वर्ड के बाद में एक स्पेस है। अगर मैं स्पेस नहीं देता तो वो उसको एक ही वर्ड कंसीडर करता, ठीक है। Ctrl+Z किया, अंडू किया मैंने, और यहाँ पे मैं अंडरस्कोर दे देता हूँ। अब मैं चलाता हूँ इसको, फिल पे गया, जस्टिफाई किया, कुछ नहीं आया। इट मीन्स कि आपके वर्ड अलग होने चाहिए अगर आपको जस्टिफाई करना है तो। अगर मैं यहाँ पे जाके 1 नंबर दे दूँ तो अब क्या करेगा सिस्टम, जस्टिफाई किया, ठीक है, तो 1 को नीचे कर दिया। अब 1 को नीचे क्यों किया, क्योंकि ये कंसीडर कर रहा है 1 को टेक्स्ट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, नंबर स्टोर्ड एज टेक्स्ट। तो इस तरीके से जस्टिफाई अपना काम करता है। अब नेक्स्ट अपना फ्लैश फिल, जो कि अपन देख चुके, उसको दोबारा समझने की आई डोंट थिंक की कोई ज़रूरत है। अब आते हैं अपन अक्रॉस वर्कशीट पे, ठीक है। अक्रॉस वर्कशीट कैसे काम करता है, अब वर्कशीट का मैंने शायद पहली या दूसरी क्लास में बताया था आपको। तो वर्कशीट बोलते हैं इस पूरी शीट को जहाँ पे अपन काम कर रहे हैं ना, डेटा फीड कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी ग्रिड लाइन जो बनी हुई है ना, ये सारी अपनी वर्कशीट है। यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 16,384 कॉलम और 10,48,576 रो, ये पूरी एक वर्कशीट है, ठीक है। अब अपन को क्या दे रखा है यहाँ पे, अक्रॉस वर्कशीट अपन को फिल का यूज करना है। तो अपन क्या करेंगे, 2 वर्कशीट को यहाँ पे सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपन को, बट मेक श्योर जो वर्कशीट आप पहले सेलेक्ट करोगे ना, उसका डेटा दूसरी वर्कशीट में जाएगा। अगर आपने पहले ब्लैंक वर्कशीट या जिस वर्कशीट पे अपन को डेटा लेके जाना है वो वर्कशीट आपने पहले सेलेक्ट की, तो वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि जिस वर्कशीट में आपका डेटा है ना, वो उसको भी ब्लैंक बना देगा, क्योंकि अपन ने जो पहले जो सेलेक्ट किया है ना वो ब्लैंक वर्कशीट है। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें कि जिस भी वर्कशीट में आपको डेटा लेके जाना है उसको दूसरे नंबर पे सेलेक्ट करें, पहले नंबर पे सेलेक्ट करें जहाँ से आपको डेटा लेके जाना है, जिस भी वर्कशीट में आपका डेटा है,
ठीक है। तो ये एक पॉइंट याद रखें अक्रॉस वर्कशीट को यूज़ करने से पहले, ठीक है। तो मुझे यहाँ से डेटा दूसरी शीट पे लेके जाना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्लैश फिल पे मैंने पहला सिलेक्शन बनाया, दूसरा सिलेक्शन मैं कंट्रोल दबा के शीट 1 पे बना लूँगा, ठीक है। अब मैं जाता हूँ फिल में, यहाँ पे देख सकते हो आप अक्रॉस वर्कशीट यहाँ पे इनेबल हो चुका है, ठीक है। और जस्टिफाई एंड फ्लैश फिल अपना डिजेबल हो चुका है, क्योंकि फ्लैश फिल अपना 2 वर्कशीट पे काम नहीं करेगा। और ऑब्वियस सी बात है काम भी कैसे करेगा, क्योंकि अपन डेटा को उस वर्कशीट पे यहाँ से क्रॉस नहीं करवा सकते, ना ही जस्टिफाई करवा सकते हैं, ठीक है। अब अपन अक्रॉस वर्कशीट पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखा रहा है। ऑल मीन्स जितना भी डेटा अपना सेलेक्ट है उतना डेटा विद फॉर्मेटिंग यहाँ से वो कॉपी कर देगा टारगेटेड वर्कशीट पे, ठीक है। दूसरा क्या करेगा, केवल कंटेंट यानी कि जो भी आपका डेटा है वो कॉपी करेगा, कोई फॉर्मेटिंग वगैरह यहाँ से लेके नहीं जाएगा, कलर वलर नहीं लगाएगा। फॉर्मेट में क्या करेगा, वो केवल फॉर्मेटिंग लेके जाएगा, जैसे कलर हुआ, टेबल हुई, ये सब चीज़ें लेके जाएगा वो, ठीक है। तो 1 बाय 1 तीनों को देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं सिलेक्शन बनाता हूँ, ठीक है। डेटा सेलेक्ट करता हूँ जितना मेरे को दूसरी सेल पे लेके जाना है, ठीक है। कंट्रोल दबाया, अब मेरे को वो वर्कशीट सेलेक्ट करनी है जहाँ पे मुझे डेटा लेके जाना है। तो शीट 1 मैंने सेलेक्ट की, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, फिल पे जाऊंगा, अक्रॉस वर्कशीट करूंगा, तो यहाँ पे पूरा का पूरा लेके जाना है मेरे को, ऑल फॉर्मेट भी लेके जाना है, कंटेंट भी लेके जाना था। तो जैसे मैंने ओके किया, अब जाके आप पहली वाली शीट पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस सेल में, यानी कि जिस सेल में यहाँ पे डेटा है, जिस भी कॉलम में, जिस भी रो में है, उसी हिसाब से डेटा यहाँ पे भर दिया उसने, ठीक है। बाकी का डेटा मैं हटा देता हूँ जो कि अपन ने पहले एग्जाम्पल के लिए लिया था। तो अपन ने कौन सा यूज किया था, अपन ने ऑल वाला यूज किया था। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने उतना सिलेक्शन बनाया, मैं फिल पे गया, और सॉरी मैंने दूसरी वर्कशीट सेलेक्ट नहीं की, दूसरी वर्कशीट मैंने सेलेक्ट कर ली, फिल पे गया, अक्रॉस वर्कशीट की। अब मैं केवल कंटेंट यहाँ से उस सीट पे कॉपी करना चाह रहा हूँ, तो कंटेंट्स पे क्लिक किया, ओके किया। अब जाके उस सीट पे देखूंगा तो फॉर्मेटिंग नहीं लेके आया, केवल कंटेंट लेके आया है, ठीक है। जो भी वहाँ पे डेटा था वो डेटा लेके आया, फॉर्मेटिंग नहीं लेके आया, ठीक है। वैसे तो बोल्ड भी एक फॉर्मेटिंग का पार्ट है, बट आई डोंट नो कि ये बोल्ड क्यों लेके आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अपन ने जो पिछला एग्जांपल देखा था उसमें उसने बोल्ड को अवॉइड कर दिया था जब अपन ने विदाउट फॉर्मेटिंग वाला फिल फंक्शन वहाँ पे यूज किया था, ठीक है। तो खैर छोड़ो, बाकी फॉर्मेटिंग आप मान सकते हो कि कलर वलर यहाँ पे लेके नहीं आएगा, बोल्ड यहाँ पे लेके आ जाएगा, ठीक है। तो अगले एग्जाम्पल पे जाने से पहले इस डेटा को मैं हटा लेता हूँ ताकि वो समझ में आए अच्छे से। डिलीट, ठीक है। तो उतना ही सिलेक्शन मैंने बना रखा है। दूसरी वर्कशीट सेलेक्ट कर ली, फिल पे गया, अक्रॉस वर्कशीट पे गया, फॉर्मेट क्लिक किया और ओके दबा दिया, ठीक है। अब मैं शीट 1 पे जाके देखूंगा तो यहाँ पे केवल फॉर्मेट कॉपी हुआ है, ठीक है, डेटा कुछ भी नहीं लेके आया, ठीक है। इस तरीके से आप अक्रॉस वर्कशीट का यूज़ कर सकते हो। इनका आगे कंडीशन वाइज भी अपन यूज़ करेंगे। वैसे तो आपको मोटा मोटा फ़र्क पता चल गया होगा कैसे हम फिल का यूज़ करके अपने कामों को आसान बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।